दोस्तों, इस बारे में बहुत बात होती है कि हमारे भारत में कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। हमारे भारत के कौन कौन से सेक्टर इकोनॉमिकल और सोशल टर्म्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं। पर क्या आपने कभी इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा है? कैसे हम भारत के अलग अलग सेक्टर्स को उनके फुल पोटेंशियल तक डेवलप कर सकते हैं? कैसे हम हमारे भारत को एक सुपर पावर बना सकते हैं? और कैसे हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं? इन सभी सवालों और एनालिसिस के स्कोप का जवाब है हमारी ये नई सीरीज, जहाँ पे हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करके हम एक ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस सीरीज का मकसद यही जानना होगा कि हम भारत को फिर से महान कैसे बनाएं। आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 58% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। वहीं इस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 17.8% है। यदि हम नेट क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो इंडिया हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड कंट्री है, फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। 1960s के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जहां हमने मैसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ विटनेस किया, वहीं अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के राइज के कारण एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। वहीं आज फार्मर्स कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे राइजिंग इनपुट कॉस्ट, अब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब्सेंस ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एक्सेट्रा। इन सब के बावजूद एग्रीकल्चर ने मैसिव पॉपुलेशन को सपोर्ट कर देश में फूड सिक्योरिटी लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। यदि इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो एग्रीकल्चर एक सॉलिड फाउंडेशन पहुंचाकर हमारी ग्रोथ में मदद कर सकता है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर ने इंडिपेंडेंस के बाद ग्रो किया है। इसी के साथ हम देखेंगे कि आज ये सेक्टर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और कैसे गवर्नमेंट इन्हें टैकल कर रहा है। फाइनली हम जानेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर अपने ग्रोथ के तहत मेक इंडिया ग्रेट अगेन का सपना पूरा कर सकता है। चलिए पहले हम देखते हैं कि आखिर इस सेक्टर ने ग्रोथ कैसे हासिल किया। हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फूड क्रॉप्स के बजाय कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया। उन्होंने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई मेजर नहीं लिए, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ड्रॉट्स और फैमिन्स काफ़ी कॉमन अक्यूरेंस थे। 1947 के बाद जब हमने इंडिपेंडेंस अचीव किया तब एग्रीकल्चर कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना डेवलप होने के कारण हम मानसून पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे। वहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एब्सेंस के कारण ग्रेन प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हुआ करता था, इसलिए फूड शॉर्टेज का इशू हमने फेस किया। गवर्नमेंट ने इस इशू को टैकल करने के लिए PL 480 स्कीम के तहत US से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना शुरू किया। जहां 1956 में हमने 3 मिलियन टन फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किए, 1966 तक ये नंबर 10 मिलियन टन पहुंच गया। इसी बीच US ने आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया। कॉन्स्टेंट US प्रेशर और 1965 से 1966 के सक्सेसिव ड्रॉट से हताश होकर PM लाल बहादुर शास्त्री ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी को अपना टॉप इकोनॉमिक प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए 1965 में इंडियन जेनेटिसिस्ट MS स्वामीनाथन के अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया। इस रिवॉल्यूशन ने मानो इंडियन एग्रीकल्चर का फेस ही बदल दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कई इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे पहली बार इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया। ये सीड्स ड्रॉट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट थे और इन्हें प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसी कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहले पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर थी। वहीं सबसे पहले हमने व्हीट, राइस क्रॉप्स पर फोकस किया, जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, ऑयल सीड्स, जूट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इस रिवॉल्यूशन ने इनलैंड इरिगेशन सिस्टम इंप्रूवमेंट पर भी फोकस किया। फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का इस्तेमाल होने लगा। फाइनली कमर्शियल फार्मिंग प्रमोट करने के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ड्रिल्स जैसे मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया। इस रिवॉल्यूशन ने इंडिया के ग्रोथ को एक नया ट्रेजेक्ट्री दिया। जहां 1960 में व्हीट प्रोडक्शन सिर्फ 11 मिलियन टन्स था, ये नंबर 1990 तक 55 मिलियन टन्स पहुंच गया। एग्रीकल्चर आउटपुट इंप्रूव करने के साथ पर हेक्टेयर यील्ड में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जहां 1960 में पर हेक्टेयर यील्ड 850 kg था, वहीं 1990 तक 2281 kg पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया अब सरप्लस प्रोड्यूसर बन गया।
फार्मर्स जो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे अब कमर्शियल फार्मिंग के तहत अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेचकर अच्छा इनकम रियलाइज कर रहे थे। धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया। वहीं व्हीट और राइस के अलावा सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स पर भी फोकस किया गया। आज इंडिया एक ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस बन गया है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क, पल्सेस, टी, स्पाइसेस प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूसर है। इन सभी पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। जानते हैं इन्हीं कुछ चैलेंजेस के बारे में। पहला है लो प्रोडक्टिविटी लेवल्स, स्मॉलर हैंड होल्डिंग, पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज के कारण इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी लो है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया का पर यूनिट प्रोडक्टिविटी चाइना, यूएसए और ब्राजील से काफी कम है। वहीं दूसरा मेजर चैलेंज है अंडर डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज। आज भी इंडिया का 60% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया रेनफॉल पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तीसरा इमर्जिंग इशू है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा में मैसिव राइस प्रोडक्शन होता है, जबकि ये रीजन राइस के लिए सूटेबल नहीं है। राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसलिए इस रीजन में वाटर, फर्टिलाइजर ओवर यूज दिखाई देता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी जैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अगला है लैक ऑफ इंश्योरेंस सपोर्ट। इंडिया में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मैकेनिज्म काफी पुअर है। 192 MHA ग्रॉस सॉन एरिया में सिर्फ 15 MHA क्रॉप एरिया इंश्योर्ड है। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूएस में 70%, चाइना में 50 to 60% एरिया इंश्योर्ड है। अगला मेजर इशू है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। इंडिया में आज भी मेजॉरिटी फार्मिंग कन्वेंशनल टूल्स द्वारा किए जाते हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेंसस 2011 के अनुसार एवरेज लैंड होल्डिंग सिर्फ 1.15 हेक्टेयर है और 85% फार्मर्स 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड ओन करते हैं। ये सभी फैक्टर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। वहीं स्कार्सिटी ऑफ क्रेडिट और कैपिटल आज भी एक इशू है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जैसे बैंक्स के एब्सेंस के कारण फार्मर्स मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं। ये मनी लेंडर्स इन्हें हाई इंटरेस्ट रेट में पैसा देकर डेट ट्रैप में फंसते हैं। पैसा वापस ना रिटर्न करने पर उन्हें अपना लैंड बेचना पड़ता है। अगला इशू है इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज। स्टोरेज फैसिलिटीज जैसे गोडाउन्स, वेयर हाउसेस के एब्सेंस के कारण फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस मजबूरन कम प्राइस में बेचना पड़ता है। पारसी कमेटी के अनुसार नियरली 6.6% फूड ग्रेन वेस्टेज पुअर स्टोरेज के कारण होता है। वहीं ऑन एन एवरेज 20% फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्टेज कोल्ड स्टोरेज के एब्सेंस के कारण होता है। फाइनल इंपॉर्टेंट इशू है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आज भी रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर मार्केट्स पुअर शेप में है। फार्मर्स को अपने इलाके में एपीएमसी मार्केट्स में प्रोड्यूस बेचना कंपलसरी है। मिडलमैन, एजेंट्स इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर क्रॉप्स को बहुत कम प्राइस में परचेज करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। चाहे वो 10 साल सत्ता में रही यूपीए गवर्नमेंट हो, जिसके पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समय समय पर फार्मर्स की समस्याओं को लेकर कंसर्न्स जताए हैं, या फिर अभी की एनडीए गवर्नमेंट, जिसने अपने टर्म के स्टार्ट होते ही फार्मर्स और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया है। जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत फार्मर्स को सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। इसकी मदद से फार्मर्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें कितना फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए। वहीं इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया गया। हर खेत को पानी ऑब्जेक्टिव के तहत मैक्सिमम एरियाज को इरिगेटेड करने का प्लान है। जल संचय और जल सिंचन इनिशिएटिव के तहत लोकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट किया जा रहा है। वहीं माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप इंश्योर किया जा रहा है। इसी के साथ एग्रीकल्चर मार्केट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए ई नाम प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वन नेशन वन मार्केट ऑब्जेक्टिव के तहत नेशनल लेवल पर ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। इस इनिशिएटिव के तहत फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डेडिकेटेड एपीएमसी मार्केट के बजाय पूरे इंडिया में बेच सकते हैं और बेटर प्राइस रियलाइज कर सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और बेटर प्राइसेस रियलाइज करने के लिए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत फूड ग्रेन्स के अलावा ऑयल सीड्स, कोपरा जैसे क्रॉप्स, प्राइवेट सेक्टर वेयर हाउसेस को भी इनकरेज किया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए 2018 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया। इस पॉलिसी के कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को 30 बिलियन से 2022 तक 60 बिलियन तक पहुंचाना,
एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देना। दोस्तों ये स्कीम सुनने में तो काफ़ी इफेक्टिव लगती हैं, पर समस्या ये है कि कई सारे किसान जो कम्युनिकेशन के माध्यम से दूर हैं वो कभी भी इन स्कीम्स के बारे में जान ही नहीं पाते हैं और जागरूकता ना होने के कारण इन स्कीम्स का फायदा उठाने से वंचित हो जाते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उन्होंने कई मेजर्स लेकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है और किसानों को उनका कितना ज़्यादा फायदा हुआ है, इस बात पर डिबेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें एग्रीकल्चर को इंडिया का फ्यूचर बनाना है तो हमें कई स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूसर है, लेकिन हार्डली 2% प्रोड्यूस प्रोसेस होता है। वहीं बचे 98% में से 20 to 30% प्रोड्यूस कोल्ड स्टोरेज के अब्सेंस के कारण वेस्ट होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन पेरिशेबल आइटम्स को प्रोसेस कर इनका शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और वेस्टेज को कम कर सकते हैं। वहीं इंडिया का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन काफ़ी मैसिव है, लेकिन सिर्फ 1% मीट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसका नेट इम्पैक्ट ये है कि नीति आयोग के अनुसार पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 90,000 करोड़ के ऊपर है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर देश में से एक है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम टॉप 10 में भी नहीं आ पाते। यदि हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में प्रोग्रेस कर रहा है। आज चाइना वर्ल्ड का 4.1% एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट ऑक्युपाई करता है, जबकि WTO के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2017 के अनुसार इंडिया 2.27% एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट शेयर करता है। हमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटी और ब्रांडिंग के तहत एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बिहार की GI सर्टिफाइड लीची को एक बिग ग्लोबल ब्रांड बनाना है तो हमें सबसे पहले बिहार से देश के सारे मेजर पोर्ट्स तक एंड टू एंड एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड सप्लाई चेन तैयार करनी होगी, जिससे छोटे से छोटा किसान भी जुड़ा हो और वो अपने पेरिशेबल आइटम्स को इस सप्लाई चेन के माध्यम से दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाए। इसी के साथ हमें नॉन फार्म इनकम पर भी फोकस करना चाहिए। यदि कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो एलाइड सेक्टर जैसे डेयरी, कैटल रियरिंग, फिशरी फार्मर्स को अल्टरनेट इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं कुसुम स्कीम के तहत सोलर वाटर पंप द्वारा फार्मर्स अपना इलेक्ट्रिसिटी नीड फुलफिल कर सकते हैं और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी। वहीं अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना हो तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूरी है। प्रिसीजन फार्मिंग या ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन्स, सेंसर्स की मदद से इनपुट कॉस्ट को कम किया जा सकता है। अब वक्त है कि हम क्लाइमेट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर पर फोकस करें, जिससे हम क्रॉप्स को उनके बेस्ट पॉसिबल एरियाज में ही ग्रो करें। कलेक्टिव फार्मिंग पर भी गौर फरमाया जा सकता है। इससे हम बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट आसानी से यूज कर सकते हैं और प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फाइनली अगर किसी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करना है तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैकअप होना चाहिए। जहां चाइना ऑलमोस्ट 60% एग्रीकल्चर GDP रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करता है, इंडिया सिर्फ 31% स्पेंड करता है। ये नंबर बांग्लादेश से, जो कि 38% है, उससे भी कम है। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हार्डली हमने कोई नोटेबल इनोवेशन देखने को मिला। एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत हम बेटर इनपुट्स देकर फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा मोनोकल्चर यानी एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन जस्ट फ्यू क्रॉप्स को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें। किसानों को राइस, व्हीट और कमर्शियल क्रॉप से बाहर निकालकर कोर्स ग्रेन्स जैसे मिलेट्स उगाने के लिए इंसेंटिवाइज करना एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के और भी कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि फार्मर्स को पेस्ट अटैक और बैड वेदर के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 1845 में आयरलैंड में पोटैटो पर ओवर डिपेंडेंस ने वहां द ग्रेट फेमिन कॉज किया, जो पोटैटो ब्लाइट नाम के फंगल अटैक ने सारे पोटैटो क्रॉप्स को रूइन कर दिया था। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें ऐसी सिचुएशन से बचा सकता है। दूसरा ये कि सॉइल से होने वाले एक्सेसिव न्यूट्रिएंट और वाटर लॉस को कंट्रोल करने में ये मददगार साबित होता है। तीसरा फायदा है कि वाटर स्कार्स रीजन्स जैसे विदर्भ, बुंदेलखंड और मराठवाड़ा में अगर कमर्शियल और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे शुगर केन से हटकर किसान वहाँ के सॉइल के हिसाब से मिलेट्स और बाकी के एप्रोप्रिएट क्रॉप्स भी ग्रो करें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इससे वहाँ के किसान डेड ट्रैप से भी बाहर आ सकते हैं और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। पंजाब जैसे एरिया में रिड्यूसिंग वाटर टेबल की प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो सकती है।
लास्टली व्हीट और राइस के बियॉन्ड शिफ्ट होना ग्रोइंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी पुश कर सकता है, जहां वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिलेट्स की हैवी डिमांड है। इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी हमारे देश के एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्वापॉनिक्स, जिसमें एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके तहत वाटर में फिशेस को ग्रो किया जाता है, जिनका वेस्ट क्रॉप्स के लिए फॉडर की तरह एक्ट करता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड को कम कर देता है। वहीं दूसरी ओर क्रॉप्स और प्लांट फिश पॉन्ड के वेस्ट को प्योरीफाई कर फिशेस के लिए पॉन्ड को हैबिटेबल बनाते हैं। फिश और क्रॉप्स को साथ में ग्रो करना फार्मर्स का सिर्फ क्रॉप पर डिपेंडेंस भी कम कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। इनमें एनिमल, सॉइल और वाटर के साथ क्रॉप्स को इंडोर इन्वायरमेंट और अर्बन स्पेसेस में ग्रो किया जा सकता है। और जब हम वाटर स्कार्सिटी, सॉइल डिग्रेडेशन और लैक ऑफ इनफ लैंड फेस कर रहे हैं, ऐसे में ये टेक्निक्स काफ़ी यूजफुल साबित होती हैं। इसके अलावा कई और प्रैक्टिसेस जैसे अर्बन फार्मिंग के तहत प्लांट स्कैपर्स जैसे आइडियाज़ में भी हम ध्यान दे सकते हैं, जो अर्बन सेंटर्स को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, जहां एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ये विलेजेस पर डिपेंडेंस और ओवरबर्डन भी कम कर सकते हैं। वैसे ये आइडियाज़ फिलहाल कॉस्टली और एक्सपर्टीज मांगते हैं और इसलिए गवर्नमेंट को इन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में अहम रोल निभाना पड़ सकता है बाय इंसेंटिवाइजिंग पीपल टू अडॉप्ट सच प्रैक्टिसेस। एक और तरीका है जो फार्म इनकम पर सीधा असर डाल सकता है, पर इसको लेके इंडिया में आम जन के पास कुछ खास जानकारी नहीं है और जागरूकता की भी कमी है। हम अपने डोमेस्टिक यूज़ का लगभग 84% ऑयल और 56% गैस इंपोर्ट करते हैं और इस बात से साफ पता लगता है कि हमें एनर्जी को लेके अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और इस ज़रूरत का जवाब हो सकता है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल दोस्तों एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी है जो माइक्रोबल, प्लांट और एनिमल मटेरियल से ड्राइव किया जाता है, जैसे कि इथेनॉल, बायोडीजल या ग्रीन डीजल एक्सेट्रा। और पिछले कुछ सालों में ये बात पता चली है कि किसी भी प्रकार के बायोफ्यूल का यूज़ फार्म इनकम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और साथ ही साथ एनर्जी की फील्ड में ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का फ्यूचर बन सकता है। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी पावर, इरिगेशन, वाटर, एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट स्टेट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसी के कारण अगर हम मैसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ अचीव करना चाहें तो सेंटर और स्टेट को एक साथ काम करना होगा। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम में ये भी लगातार देखने को मिला है कि फार्म बिल्स के ऊपर फार्मर्स और गवर्नमेंट की सहमति नहीं बन पाई है, जो ओवरऑल एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ ही हम एग्रीकल्चर को इंडिया का ग्रोथ पिलर बनाने में सफल हो सकते हैं। और इसलिए हम आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स की बातों को समझे और साथ ही फार्मर्स भी अपनी बातें क्लैरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गवर्नमेंट के सामने रखें, ताकि इस देश के अन्नदाता की मदद से हम भारत को फिर से महान बना सकें। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? ऊपर मेंशन्ड स्कीम्स और सुझावों के अलावा कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ा सकते हैं और इस वीडियो में बताई गई समस्याओं को हम रिजॉल्व कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।